एक्चुअली क्या है ना, हम टीचर्स दुखी रहते हैं जब आप सिलेबस की शुरुआत करते हो। तब हम टीचर्स परेशान रहते हैं कि यार ये बच्चे सुन नहीं रहे। और सिलेबस की जब शुरुआत होती है ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं बच्चे कि ये कौन सा एग्जाम, पता नहीं कौन से एग्जाम की ये लोग बात करते हैं। अपने सामने कोई भी एग्जाम आज तक टिका क्या? तो अब टीचर्स को ये दिख जाता है कि यार ये बच्चा समझ नहीं रहा है, क्योंकि हम तो जाने कितनों को इसमें टकराते हुए देख चुके हैं ना। और जब सेशन खत्म हो रहा होता है तो टीचर फिर परेशान, फिर बच्चे सर ही नहीं उठाते ऊपर, फिर नहीं सुनते। तो सेशन की शुरुआत में इसलिए नहीं सुनते क्योंकि कॉन्फिडेंस मतलब से ज्यादा होता है, और लास्ट में इसलिए नहीं सुनते कि कॉन्फिडेंस क्रिटिकल से नीचे चला जाता है। पता नहीं सेशन में ऐसी कौन सी तैयारी आप लोग करते हो और हम लोग क्या पढ़ाते हैं कि ज्यादातर को हम क्रिटिकल पे रोक नहीं पाते। जितना कॉन्फिडेंस चाहिए उतना, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। लेकिन उतनी निराशाजनक स्थिति भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डे 1 से और डी डे तक, लास्ट डे तक अपने बिहेवियर को, अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस में लेके चलते हैं। और यही वो बच्चे हैं जो रेस में खूब आगे निकल जाते हैं। जब हम पीछे छूट जाते थे कि अरे सुनो, बोलते थे कल मिलेंगे। अब जरूरत है इस समय रिलैक्स रहने की। जैसा व्यवहार आप जुलाई में करते थे, एकदम रिलैक्स और कूल, बोलते थे ठीक है देख लेंगे, हमें और भी बहुत काम है जीवन में। तो अभी इस समय अब वो जरूरत है आपके कूल होने की और रिलैक्स होने की। और बहुत जरूरी है इस लास्ट फेज में अब चीजों को ठीक तरह से अगर आप समझ लोगे ना कि किस तरह की आवश्यकताएं हैं अब लास्ट फेज में। और बच्चे क्या है ना, बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ी, एंजाइटी, ये सब सिंड्रोम है। ये सब आपस में जुड़ी हुई समस्याएं हैं आपस में। और हड़बड़ी करोगे, जल्दबाजी होगी तो एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे जो आपको आते हैं, और फिर उससे कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं एक में जुड़ी हुई हैं। तो इस फेज में, स्पेसिफिकली इस फेज में, जब 1 महीना बचा है ठीक, अब वो भी 1 दिन कम हो गया, तो अभी अगर आप चीजें ये ठीक तरह से अगर आप समझ लो कि आखिरी फेज की रिक्वायरमेंट क्या है, तो गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी। और प्रिपरेशन के हर फेज की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, और ठीक तरह से अगर समझ लिया तो खूब प्रॉफिट होगा आपको। और गलतियां होती ही कब है? जब आप कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं रख पाते हो। आप याद करो, क्लासेस में
टीचर लगातार बोले जा रहे हैं, समझाए चले जा रहे हैं। हम में से शायद कोई ऐसा नहीं है जो उस 1 घंटे के दौरान कभी ना कभी, जिसका मन रनिंग क्लास के अंदर बाहर ना चला गया हो। हम कुछ का कुछ सोचने लग जाते हैं। मैं समझा रहा हूं, आपका फोन साइड में रखा हुआ है, अचानक से उसमें लाइट जली, आपने सोचा कि देख लेता हूं, फिर अंदर से आधे दिमाग ने बोला कि नहीं ना, नॉट अलाउड। फिर अंदर से कूद रहा है मन कि थोड़ी देर देख तो लूं, क्या पता कोई जरूरी मैसेज हो। और लड़ाई शुरू अंदर कि देखूं, नहीं देखना है, थोड़ी देर देख लूं, ना बिल्कुल नहीं। इस बीच में टीचर पता नहीं कितने स्टेटमेंट आगे बोल गया और हमारे अंदर झगड़ा चल रहा है। फाइनली इस झगड़े में कौन जीतता है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हमने बोला 30 सेकेंड लगने, बस मान जा एक बार। देख लिया, देखा तो उसमें एक लिंक था, अब फिर टच कर ही लेंगे। वो पहुंचा इंस्टाग्राम पे, फिर एक रील देखी, 2 देखी, इस बीच में पता चला कि आधा घंटा हो गया। फिर अचानक से याद आया कि यार ये तो हम कर क्या रहे थे, हम हैं कौन। फिर वापस आए, और ऐसा जाने कितनी बार होता है। और इस तरह से कंसंट्रेशन की कमी की वजह से समस्याओं का जन्म होता है। स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जब हम टिक के नहीं रह पाते। सारी समस्याओं का जन्म वहीं होता है जब हम कंसंट्रेशन अपनी तोड़ते हैं। वहीं पे समय खराब होता है, वहीं पे चीजें मिस हो जाती हैं, फिर हमें वो दोबारा पढ़ना होता है, हम वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं, दोबारा पता नहीं नंबर आया नहीं आया, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो और समस्याएं पाइलअप होती चली जाती, फिर वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं आगे चल के। तो पहली चीज आज के लेक्चर की ये है कि अभी शांत हो जाओ और कंसंट्रेट करना सीखो। अभी आप जिस एज में हो, कंसंट्रेशन की बात करना भी बेमानी है। बच्चे होते ही चंचल है, लेकिन कंपटीशन बड़ा है और आप सब खूब अब जिम्मेदार भी हो गए हो। ज्यादा जिम्मेदार मत हो जाओ, मतलब से ज्यादा मत हो, कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, चिंताओं को मत बढ़ाओ। जो कर सकते हैं उस पे काम करते हैं, और जो कर सकते हैं अगर हमने सही से समझ लिया एक बार कि हमें अभी करना क्या है, तो हम बड़ी आराम से कर भी सकते हैं। तो जो अपने हाथ में है वो हमें खूब मन लगा के करना चाहिए, और जो हमारे हाथ में नहीं है हमें 1 सेकंड भी उस बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो पहले, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरी फेज में हमें करना क्या है। ठीक है ना? समझने में कोई गलती मत करो। वहां पर गलती कैसे हो सकती है? कंसंट्रेशन अगर आपकी कम है तो कंसंट्रेशन की जरूरत हर समय आपको रहेगी, और जितना ज्यादा आप कंसंट्रेट करोगे, 3
समस्याएं स्टूडेंट लाइफ की जो सबसे बड़ी है, पहली देर से समझ आना, कि हमें जल्दी समझ आ जाए। कोई अगर एक चीज को 10 मिनट में समझता है तो मुझे 2 मिनट में आ जाए, ये स्टूडेंट लाइफ की पहली प्रॉब्लम। सेकंड, इसे कोई चीज अगर 2 दिन याद रहती है तो मैं चाहूंगा मुझे 10 दिन याद रहे। ये दूसरी समस्या है स्टूडेंट लाइफ की, कि हम चाहते हैं हम ज्यादा समय तक रिटेन करें, जल्दी ना भूलें। और तीसरी समस्या, इस बच्चे को अगर सही समय पर डेटा याद नहीं आता है, एग्जाम के बाहर निकलते ही याद आ गया इसे, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें ठीक समय पर डेटा हम रिकॉल कर लें, रिट्रीवल कर लें, सही समय पे याद आ जाए। 3 चीजें ही हैं ये, जल्दी याद हो जाए, ज्यादा समय तक याद रहे, और जब हम चाहें हमें तब याद आ जाए, रिट्रीवल हमारा फास्ट हो जाए। 3 मेन प्रॉब्लम। इन तीनों समस्याओं पर अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों समस्याएं एक ही पेड़ की हैं, 3 अलग अलग ब्रांचेस, और उस स्टेम का नाम है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप अगर कंसंट्रेशन पर काम करोगे तो ये तीनों समस्याओं को एक साथ समाप्त किया जा सकता है। आपको जल्दी भी याद होगा, आपको देर तक भी याद रहेगा, और आपका रिट्रीवल भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है? तो जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी फेज में हमें करना क्या है, तो ध्यान रखना कंसंट्रेशन लूज मत करो, क्योंकि कंसंट्रेशन लूज करोगे तो ये 3 तरह की समस्याएं भी कंटिन्यू होंगी और आपको सही से समझ में भी नहीं आएगा कि अपने को करना क्या है। और जब भी अपने को सही से समझ नहीं आता है ना, तो हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। और खूब सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है, खूब सारे साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोगों ने, खूब दार्शनिकों ने ये बोला है कि हम होते ही क्या हैं, हम अपने डिसीजंस का रिजल्ट होते हैं। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही। किसी भी एक चीज को पकड़ के चलो, फाइनली वहीं तक पहुंचना है आपको, सक्सेस तक। तो हमें करना क्या है कि हम हर समय हम लोग कोई ना कोई डिसीजन लेते रहते हैं। मतलब इस हद तक कि मैं जब चल रहा हूं तो मुझे यह डिसीजन लेना है कि मेरा अगला पैर यहां पड़ेगा या यहां पड़ेगा, कहां रखना है। हर समय हम चाहें या ना चाहें, हर समय हमें डिसीजंस लेते रहना होता है। और उन सारे डिसीजंस में से ज्यादा डिसीजन जिसके अच्छे होते हैं, उसका दिन अच्छा जाता है। फिर अगले दिन जिसके ज्यादा डिसीजन अच्छे जाएंगे, उसका दिन अच्छा जाएगा। ऐसे करके एक एक दिन अपने को अच्छा गुजारना होता है। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिन भर के सारे डिसीजंस अच्छे चले जाएं, है कि नहीं? तो मैं हर दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगले दिन हमारे कुछ डिसीजन और अच्छे साबित हो जाए। तो बात घुमा फिरा के फिर वही पहुंचती है कि बातों को ठीक तरह से समझ लो, कंसंट्रेशन पे खूब काम करो, क्योंकि जब हम सही से समझते नहीं हैं, सारी समस्याओं का जन्म वहीं से शुरू होता है। एक बुक है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने लिखी है, तो उसकी कहानी मैं तुम्हें शॉर्ट में सुनाता हूं 2 मिनट में। एक पंडित जी थे, वो बछड़ा खरीदा उन्होंने, गाय का बछड़ा, और लेके जा रहे थे।
4-5 चोरों के गैंग को ये पता चला कि पंडित जी बछड़ा लाए हैं और लिए जा रहे हैं। तो उस गैंग ने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि पंडित जी से ये बछड़ा छीना जाए कैसे भी करके, या बहुत कम कीमत पे खरीद लिया जाए। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि पंडित जी वो बछड़ा 100 रुपए का लाए थे और बड़ी खुशी खुशी उस बछड़े को प्यार करते हुए ले जा रहे थे और अपने डिसीजन पे बहुत खुश थे वो कि यार मैंने 100 रुपए में बहुत अच्छा बछड़ा खरीदा, ये बहुत सुंदर लग रहा है। बड़े खुश थे वो, लिए जा रहे थे। गैंग सक्रिय हुआ। गैंग का पहला मेंबर आया, उसने बोला पंडित जी बहुत बढ़िया बकरी खरीदी आपने। पंडित जी बोले बकरी? ये तो बछड़ा है, तुमको दिखता नहीं है। वो बोला अच्छा पंडित जी आपकी एज हो गई है, कोई बात नहीं, आप बछड़ा ले जाओ अपना। पंडित जी आगे बढ़े और मन में सोच रहे हैं कि यार ये पागल हो गया है, अच्छा वाला तो है, क्या इसको दिखता नहीं था कि ये बकरी नहीं है। पंडित जी इसी उधेड़ बुन में जा रहे थे, गैंग का दूसरा सदस्य आया। पंडित जी बधाई हो, ये ऐसी बकरी कहां मिलती है? पंडित जी बोले बकरी? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तुम लोगों को पता नहीं है ये बछड़ा है? दिख नहीं रहा है या जानबूझ के ऐसा कर रहे हो? अरे बकरी है। कहां से तुमको, किस एंगल से लग रहा है ये बकरी है? वो गैंग का सदस्य बोला कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो पंडित जी, होता है ऐसा कई बार, आप जाओ। अब पंडित जी हल्की हल्की टेंशन में आ गए कि ऐसे क्यों हो रहा है, मैं बछड़ा लेके आया हूं, ये बकरी बता रहा है। पंडित जी इसी टेंशन में आगे बढ़े। गैंग का तीसरा मेंबर आया, बोला पंडित जी इस बकरी के मैं आपको 40 रुपए दे सकता हूं, कोई भी आपको इस बकरी के 20 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। अब पंडित जी ने यह सोचना छोड़ दिया कि ये बकरी है या बछड़ा है। पंडित जी का दिमाग इस बात पे लग गया कि कहीं ऐसा ना हो, अगर 1% भी अगर ऐसा हुआ ना कि मैं बकरी को बछड़ा समझ के लाया हूं, वो 20 रुपए में बिकी तो 80 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये बहुत सही है और सही मौका है कि 60 रुपए का घाटा हो केवल। अभी भी हम इस समय मतलब 80 रुपए का घाटा होने वाला था, 60 ही रुपए का होगा। ये बिल्कुल आखिर, शायद अब कोई ना मिले, और हो सकता है ये सही कह रहा हूं कि 20 ही में बिके ये, और बोले कि चलो ठीक है 40 रुपए दो। और हड़बड़ी में वो बकरी पंडित जी ने, ओ सॉरी वो, हाँ ये देखो, वो बछड़ा पंडित जी ने 40 रुपए में बेच दिया और वो गैंग खरीद ले गया 40 रुपए में वो बछड़ा, बार बार बकरी बोलकर। आप जो कर रहे हैं उस पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो चीज आपको फलित नहीं होगी। सबसे बड़ी शक्तियों में से होता है इच्छा शक्ति, सबसे बड़े विश्वासों में से होता है आत्मविश्वास। जुलाई में तो खूब था, कम करना पड़ता था कि वो भाई रुक जा, अभी अभी अब चाहिए आपको। इच्छा शक्ति मजबूत रखो, भरोसा करो जो कर रहे हो,
करना क्या है? खूब मेहनत करनी है और अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं और हम जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब भी हम कहीं समय देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी मरती तो है नहीं, वो मेहनत नहीं मरती। अभी ये समय है अब ठीक तरह से इस बात पर डटे रहने का कि हम खूब मेहनत करने वाले हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाले हैं। वो कहानी सिंबॉलिक है, वो पंडित जी की नहीं है। एक सिंबल लिया मैंने। मैसेज ये है कि अब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए इस नेचर में जो आपका बछड़ा खरीद ले बकरी बोल के। और अगर आपको विश्वास नहीं है आपको अपने ऊपर, तो आप अपना बछड़ा बेचने वाले हो बकरी बोल के। और अच्छा भला, और जानते हैं वो घर पहुंच के बड़े खुश हैं, अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि बच गए। ये तो कहो कि सही समय पर एक ऊपर वाले ने सही बंदा भेज दिया, नहीं तो 80 रुपए का घाटा होता। तो चलो मैडम इसी बहाने चाय पिलाओ, बच गए बाल बाल। वो शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि बहुत बुरी तरह से कटा है उनका। नहीं तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करो। आप खूब मेहनत करनी है और अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। नहीं तो होता क्या है, चारों तरफ जो माहौल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब चोरों का गैंग है, लेकिन वो अपनी बातों से आपका कॉन्फिडेंस खराब कर सकते हैं। तो अब इस लास्ट फेज में मेरी एक कई सारे सजेशंस में से एक सजेशन ये है कि अब कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट, कोई भी आपको लगे कि ये जरूरी बात है और आपको अब इतना नॉलेज अच्छी तरह से हो गया, आप ये समझते हो कि कौन चीज कम जरूरी है और कौन चीज ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज अगर आपको लगे कि ये जरूरी चीज है, तो उसका निर्णय या तो आप लो, बहुत अच्छा डिसीजन या तो आप लो, और आपको अगर रत्ती भर भी लगे कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तो किसी और से बात मत करना। उसको अप्लाई करने से पहले अपने मेंटर से बात करो, अपने टीचर से बात करो, हम लोगों से बात जरूर करना। हम लोगों का एक बहुत बड़ा टारगेट ये है कि आप सब सक्षम हो जाओ। हमारा टारगेट यही तो है कि सारे निर्णय आप खुद लेने लग जाओ, इतने कैपेबल हो जाओ। फाइनल टारगेट क्या है टीचर्स का और पेरेंट्स का? यही तो है कि आप जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपने निर्णय खुद लेने लग जाओ। इन द मीन टाइम अगर कहीं लगता है कि कुछ डिसीजन में मुझे गाइडेंस चाहिए, तो कहीं बाहर से कोई गाइडेंस आपको नहीं लेनी, ठीक है ना? आप अपनी कहीं भी आपको, या तो आप खुद लो, वो तो बेस्ट है। जहां जहां पर आप अपने निर्णय खुद ले सकते हो और टिके रहो अपने निर्णय पे कि मैं मानता हूं ये ठीक है और मैं टिका रहूंगा इस निर्णय पे, तो वहां तो ठीक है। और जहां लगे कि गाइडेंस की जरूरत है, वहां मेंटर से बात करो। और ये बड़ा जरूरी कि इस समय आप किसी भी ऐरे गहरे से कोई डिसीजन मत दिलवा देना अपना, ठीक है ना? जब से मैंने बोलना शुरू किया तभी से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था कि कंसंट्रेशन पे काम करना होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी जब मैं बोलना शुरू करूं, यहीं से आप कंसंट्रेशन को मेंटेन करो। कंसंट्रेशन इतना जरूरी है। मैंने कहा ना, बंच ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको लगती है ना, बहुत सारी ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर, ये है, ये है, वो मल्टीपल नहीं है, वो एक ही समस्या है।
क्या? कंसंट्रेशन। अभी आप कुछ तो कंसंट्रेशन इस समय अपने आप बहुत बढ़ जाती है, थोड़ा सा ही काम आपको करना है, ज्यादा काम नेचर खुद करा देता है। एक सिंसियर स्टूडेंट में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है कंसंट्रेशन में। अगर आप जुलाई से और मार्च में कंपेयर करो, जुलाई और अप्रैल को कंपेयर करो, आप खुद महसूस करो। एक सिंसियर बच्चा मान लो 1 घंटे में 2 पेज पढ़ता है, 2 कम रह गए, मान लो 5 पेज पढ़ता है 1 घंटे में, 5 पेजेस जुलाई में, सिंसियरली। वही स्टूडेंट अगर एक सिंसियर, एवरेज भी सिंसियरिटी अगर है, तो वही बच्चा 1 घंटे में इस समय कितने पेजेस पढ़ रहा होगा? आप बताएं, बोलो। ऑन एन एवरेज पूरा चैप्टर। और उस समय तुम्हें अपने नोटिफिकेशन तो दिखते ही थे। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम हमारे नोटिफिकेशन भी देख लो। इतना मन चंचल होता है उस समय जब आप शुरुआत करते हो। और इस समय तुम्हारे सामने कोई खाना भी रख के चला जाए तो फिर थोड़ी देर बाद आता है और देखता है कि यार खाया क्यों नहीं अभी तक। तो एक अच्छे बच्चे में, एक सिंसियर स्टूडेंट में कंसंट्रेशन का डिफरेंस ऑटोमेटिकली खूब आ जाता है। आपको तो बहुत जरा सा ही इस मामले में सजग रहना है, बाकी सारा काम खुद अंदर से होगा। आपको तो बस अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है कि कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, सब सिस्टमैटिक चल रहा है। अंदर से ऑटोमेटिकली सब होगा, आपको बस कंट्रोल रखना है सारी चीजों पर कि ठीक चल रहा है कि नहीं, कहीं मेरा कंसंट्रेशन खराब तो नहीं हो रहा है। आपको क्या काम करना है उस पर बात करते हैं। आपको इस समय दिमाग की फ्रेशनेस पर काम करना है। अंदर से खूब सपोर्ट मिलेगा इस समय। आपको क्या करना है वो उस पर डिस्कशन करते हैं। आपको अपनी दिमाग की फ्रेशनेस पर काम करना है। आपको ब्रेन की फ्रेशनेस मेंटेन करनी है, बढ़ानी है। कंसंट्रेशन और शानदार होता चला जाएगा। कैसे बढ़ाओगे ब्रेन की फ्रेशनेस? जितना हो सके उतना सिस्टमैटिक हो जाओ। जितना हो सके उतना सिस्टमैटिक हो जाओ। कोशिश करो हर चीज सिस्टमैटिक हो। जब आप सिस्टमैटिक नहीं होते हो तो आप ह्यूरिस्टिक होते हो। अनुमान पे बात करना, तुक्का मारना, सब कुछ बिखरा बिखरा सा। कोई चैप्टर पढ़े चले जा रहे हैं, इस चक्कर में 3 चैप्टर छूटे चले जा रहे हैं। ये ह्यूरिस्टिक वर्क है, एसिमेट्रिकल। आपको सिस्टमैटिक होना है। कहीं ज्यादा नहीं करना, कहीं कम नहीं करना। बैलेंस बना के चलना है। कुछ छूट ना जाए, कुछ ज्यादा ना हो जाए। एक चैप्टर पर बहुत फोकस करोगे तो वो दूसरे चैप्टर का समय खा जाएगा। थ्योरी ज्यादा पढ़ लोगे, प्रैक्टिस का टाइम खा जाएगी। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, थ्योरी का टाइम खा जाएगी। कुछ भी ज्यादा करोगे तो वो कुछ ना कुछ कम रह जाएगा। बैलेंस पर फोकस करना है। सिस्टमैटिक रहने की कोशिश करनी है। सिस्टमैटिक रहना है, बैलेंस बना के चलना है। ब्रेन की फ्रेशनेस
नींद 7 घंटे कम से कम, 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा। 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। बच्चे क्या करते हैं कि वो समय जहां वेस्ट हो रहा है वहां पे अटैक नहीं करते, अपनी नींद पे अटैक करते, उसका समय काटते हैं, कम करते हैं। और बर्बादी जहां हो रही है, वो जहां लीकेज हो रहा है, लीकेज बंद नहीं करते। उनको लगता है कि नींद में ही समय खराब हो रहा है। नींद का समय खराब नहीं होता है। अगर आपको अपना पीक का परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको ब्रेन की फ्रेशनेस पे काम करना ही होगा, और स्लीपिंग टाइम उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जहां समय खराब होता है आपका, वो आपको मालूम होना चाहिए। और इस लेवल पर जब आप अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से बस कुछ ही महीने पहले खड़े हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इतनी ऑनेस्टी हम सब में होती है कि समय कहाँ खराब होता है। अब हमें ये ना बताना पड़े या पेरेंट्स को ये बताना, ये अच्छी बात नहीं है कि हम आपको बताएं कि समय खराब कहाँ हो रहा है। आप खुद देखो और आप ही बेटर जानते हो कि आप समय कहाँ खराब कर रहे हो। नींद से समझौता मत करो। अगर आपको बेस्ट चाहिए तो नींद में कटौती मत करो। अगर आपको ब्रेन की फ्रेशनेस चाहिए और आप चाहते हो कि हर नर्व की ब्रांच तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे, तो फिर आपको खूब पानी पीना है। अभी बचे हुए समय में खूब पानी पियो, पानी पीने की आदत डालो। फ्रूट्स का अमाउंट बढ़ाओ। बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं या कम खाते हैं। आपको फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। ज्यादा गेहूं पे निर्भरता कम करो। फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाओ। बाहर का खाना, अभी बहुत सारे आप में से बच्चे हैं, इनफैक्ट ज्यादातर, जो मेस का ही खाना खा रहे हैं। लेकिन मेस का ही खा लो, अभी इधर उधर दुकानों से पैक मत करो। और ये छोटी छोटी चीजें नहीं हैं। आप इमेजिन करो कि कल एग्जाम है और आज आपको फीवर आ गया बहुत तेज। जितना बढ़िया विजुअलाइज करोगे उतनी ही संभावना कम होगी उन चीजों की। आप करो विजुअलाइज कि कल एग्जाम है और आज शुरू हो गए, आप फीवर आ गया या लूज मोशन हो गए, कुछ भी आप सोच सकते हो बढ़िया से बढ़िया। क्या कल आप एग्जाम के दौरान उन 3 घंटों में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे? और इससे पूरा 1 साल जा सकता है। तो कोई बहुत कम बुद्धि वाला ही होगा जो इन चीजों को हल्के में लेगा। वो अपने आप ही साबित हो जाने वाला है इस महीने में। जो जितना इंटेलिजेंट है वो उतनी तैयारियां करके चलता है। यही प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आने वाली हर संभावना को पहले ही विजुअलाइज कर लिया जाए और उसके प्रिकॉशन आज ही ले लिए जाए। जो जितना प्रोएक्टिव है वो उतनी ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को आज ही विजुअलाइज कर लेगा। 1 महीने बाद क्या हो सकता है, उन सब चीजों की तैयारी वो अभी से कर लेगा।
हम लोग तो आपको रिकॉल कराते हैं, हम लोग तो जामवन जी हैं, आपको बार बार ये बताते हैं कि आप भूल तो नहीं गए, आप हनुमान जी हो। हमारा काम आपको रिकॉल कराना है कि वो बार बार आईना साफ करना है, जिससे आपको क्लियर पिक्चर दिखती रहे। तो ब्रेन की फ्रेशनेस पर खूब काम करना। जितना दिमाग आपका कूल होगा, ऑटोमेटिकली आप उतना फोकस आपका बढ़ेगा, और जितना फोकस आपका बढ़ेगा आपको जल्दी याद होगा, ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, और सही समय पर याद आएगा। ये तीनों चीजें बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाली हैं, और ये तीनों जुड़ी हुई हैं आपके कंसंट्रेशन से, और कंसंट्रेशन जुड़ा हुआ है ब्रेन की फ्रेशनेस से, आपके कूल होने से। अभी 1 महीना है, आप पूरी कोशिश करो कि शाम को डिनर करने के बाद आधे घंटे, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट आप क्रिस्प वॉक करो, चलो, तेज तेज वॉक करो। हर संभावना को समाप्त कर दो जिससे आप बीमार हो सकते हो लास्ट में। किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी ऐसी ना बचे कि आप एन मोमेंट पर बीमार हो जाओ। तो हेल्थ को लाइटली मत लो। वो बच्चे ये, और अकेले रहते हो आप, पेरेंट्स हैं नहीं, और तुम्हारी तो आदत शुरू से है सही समय पे फ्रूट्स नहीं खाने की, सही समय पे दूध नहीं पीने की, ये तो शुरू से रहता है बच्चों में आजकल। हम लोग नहीं थे ऐसे। हम खाना खा लेते थे, उसके बाद अगर पापा प्यार से पूछते थे कुछ और खाओगे, तो हम दोबारा खा लेते थे। दूध पे मलाई हम जमने ही नहीं देते थे। एक बार उतार के खा गए तो चलो, माताजी को लगता था बिल्ली खा गई होगी, फिर दोबारा पड़ी तो हम दोबारा ले गए उसको। इतनी बार चुराते थे कि दूध पे मलाई पड़नी बंद हो जाती। अब इस समय, अब चूंकि रिसोर्सेज हैं घरों में, तो आप सही समय पे कभी से दूध नहीं पीते, छोटे पर से ही नहीं पीते। तो लेकिन अब नहीं चलेगा ये। अभी पेरेंट्स हैं नहीं, आपको थोड़ा खुद भी आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ये तो जान जाओ ना कि यार ये इंपॉर्टेंट चीजें, अब हेल्थ से कंप्रोमाइज नहीं करना। और वैसे भी आप मेडिकल में जाने वाले हो, आप सोचो कैसा सीन होगा। आप पेशेंट देख रहे हो, मम्मी पीछे से एक डंडी लेके आई है कि अपना दूध पियो। ये कैसा डॉक्टर है, सबके सामने बोलने लग जाते हैं पेरेंट्स, ये खुद ही दूध नहीं पीता, या ये खुद ही टाइम पे खाना नहीं खाता, ये खुद ही पानी नहीं पीता। सोचो कितनी बेइज्जती है। और पेरेंट्स तो आप जानते हो, आप सोचो आपकी इज्जत है, मान सम्मान है, 20 पेशेंट बैठे हुए हैं, आपके पिताजी आ गए, बोलने लगे सबके सामने कि ये खुद ही टाइम से कुछ नहीं करता। तो आप, मैं मजाक कर रहा हूं, आप जहां जाना चाहते हो तो कम से कम उन चीजों को सीरियसली आपको तो लेना ही पड़ेगा पहले। नहीं तो आपकी, यही आप भी बोलने वाले हो 5-10 साल बाद, तो आपकी बातों को लोग सीरियसली कैसे लेंगे। तो अभी लास्ट का समय है, ये एक आखिरी फेज है प्रिपरेशन का। इसमें हेल्थ से कंप्रोमाइज मत करना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बड़ा पॉइंट ये है कि जब तक नीट हो ना जाए तब तक ये फेज है प्रिपरेशन का। और प्रिपरेशन कितनी अच्छी क्वालिटी की करनी है, ये पूरा आपके हाथ में है।
प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड को कितनी ऊंचाई हम दे सकते हैं, ये आपके हाथ पर है, हम दोनों के हाथ में है। हम लोग अपना जितना हमें हमारे ईश्वर ने हमें दिमाग दे रखा है हम लोग कर रहे हैं, और कहीं लग रहा है इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है आप बता सकते हो। लेकिन जो चीजें आपके हाथ में, आप दिमाग की एक एक नर्व का इस्तेमाल करो और प्रिपरेशन को मैग्नीफाई करो, जितनी उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो प्रिपरेशन की, उतनी क्वालिटी बढ़ाओ प्रिपरेशन की। कैसे बढ़ेगी प्रिपरेशन की क्वालिटी? कैसे हम इंश्योर करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन एक साधारण बच्चे के कंपैरिजन में बहुत ऊंचे स्तर पर है? कैसे? जब हम कुछ बेसिक्स को समझ जाएंगे। क्या है वो बेसिक्स? पहला, कि हमें कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ना है, एक बात। दूसरी बात, हमें हर एग्जाम में नीट की मॉडलिंग करनी, बिल्कुल हूबहू नीट जैसा हम बिहेव करें। हम उतना ही बैठना सीखें, हम उतने ही सिंसियर हों, हमारा फोन स्विच ऑफ हो, हम हर वो प्रिकॉशन लें जो नीट में लेते हैं। और इस तरह हमें नीट आने से पहले जितनी ज्यादा बार हो सके एक्चुअल नीट देने की कोशिश करनी चाहिए। अब हर एग्जाम को एक्चुअल बनाना वो तो आपके ऊपर है, इसमें हमारा कहां कोई रोल है। हर जितने ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा बार हो सके, आप एग्जाम्स को नीट जैसी मॉडलिंग करो, ये आपके हाथ में है। हमारे पास इस एक महीने पूरी अपॉर्चुनिटी है कि हमें जो कुछ भी नहीं आता है, जहां जहां हम वीक हैं, सारी जानकारी इस एक महीने में निकाल लेनी है। जितना ज्यादा हमें पता चल जाएगा समय रहते कि यहां मैं कमजोर हूं, यहां मैं कमजोर हूं, यहां मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझसे कई बार नहीं होता है, जितनी ज्यादा पता लग जाए आपको, उतना सौभाग्यशाली हुआ। एक्चुअल नीट में उन गलतियों के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी। नीट में आपके मैक्सिमम मार्क्स आए, उसके लिए यह जरूरी है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से हो। उसके लिए यह जरूरी है कि जो जो ग्रे स्पॉट है, जो जो कमजोर क्षेत्र है, जहां जहां आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, वो सारी चीजें निकल के सामने आ जाए इसी एक महीने। उसके लिए जरूरी है कि इस बीच में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चंस गलत हों। किसी सब्जेक्ट में अगर 10 क्वेश्चन गलत होंगे तो तुम्हारे 10 एरिया पकड़ में आएंगे कि ये वो 10 चीजें हैं जहां मुझे काम करना है। और इन 10 चीजों में से अगर कोई भी चीज वहां रिपीट होती है तो आपका क्वेश्चन ठीक जाएगा, गलत होने की संभावना कम होगी। ठीक है? और यहां अगर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, 100% मार्क्स आए, तो उस टेस्ट में आपकी लर्निंग 0 है। यह नहीं माना जा सकता कि उस सब्जेक्ट में कुछ बचा नहीं है जो तुम्हें सीखना है। यह मानने वाला मूर्ख होता है। A person who knows everything is a fool. मूर्ख ही है जो सब जानता है। तो ये कंक्लूड तो हम कर नहीं सकते कि आपको सब कुछ मालूम है।
हम ये कंक्लूड करेंगे कि सारे कोइंसिडेंसेस से भरपूर था ये पेपर, और कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस रहे कि एक भी अब कुछ निकल के ही नहीं आया, और एक्चुअली वो पेपर वेस्ट हो गया है। इस एक महीने की नजर से देखें तो कुछ सीखने को नहीं मिला। 20 क्वेश्चन गलत हुए तो 20 स्पॉट पकड़ में आते हैं, और उन 20 में से अगर कुछ रिपीट हुआ तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है नीट में। तो मेरी ये आप सभी को सजेशन है, रिक्वेस्ट भी है कि इस प्रिपरेशन के फेज में अगर आपको प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड को जबरदस्त बनाना है, अगर आप चाहते हैं हम ऐसी तैयारी करें जैसी आज से पहले कभी नहीं करी हमने, रिकॉर्ड्स अगर हम तोड़ना चाहते हैं, तो फिर हमें एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं सोचना है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन के लेवल को पीक पर ले जाना चाहेंगे तो हम ये भी चाहेंगे कि सारी गलतियां निकल के आए, जिससे मैं सब कुछ पकड़ सकूं टाइम रहते और उनको प्रिपेयर कर सकूं, जिससे मेरे नीट में गलती ना हो। तो नीट में गलती अगर नहीं करनी है तो एवरेज माइंडसेट से निकलना होगा। और एवरेज माइंडसेट क्या कहता है कि मैं गलतियों के साथ टॉपर बन जाऊं, वो क्वेश्चंस ना आए जो मुझे आते नहीं है, जहां जहां मैं कमजोर हूं भगवान करे वो क्वेश्चन ना बने। ये एवरेज माइंडसेट है। इस माइंडसेट के साथ ये बचपना है, घनघोर बचपना है। इस अप्रोच के साथ नेशनल लेवल के एग्जाम नहीं होते, बहुत बड़े मेडिकल कॉलेजेस तो बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जो पढ़ना भूल जाओगे वहां से जरूर आएगा, जो कमजोर रह गया वहां से तो पक्का 2 आएंगे, जो बुरी तरह से घोट घोट के जाओगे उसमें से 3 आने होंगे तो 1 ही आए। तो हमें, अगर हम जीनियस हैं जो कि हैं, तो फिर हमने पकड़ लेना है वो सारी चीजें, कहां कहां गलती हो सकती है। तो फिर घबराना नहीं है आपको। अगर ये सारे एरिया पकड़ने हैं, तैयारी को अगर बहुत ही बढ़िया करना है, तो ये सारे एरिया पकड़ में आने चाहिए हमारे, जहां जहां हम कमजोर हैं और जहां जहां भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। तो फिर जरूरी है कि क्वेश्चंस गलत हों, और क्वेश्चन गलत होंगे तो मार्क्स भी तो कम आएंगे। और मार्क्स कम आएंगे तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 ही तरीके हैं। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स अभी चाहते हो, इसका मतलब आप लर्निंग नहीं चाहते। बी श्योर, लर्निंग चाहते हो या नहीं चाहते? चाहते हो या नहीं? लर्निंग को परफेक्ट बनाना चाहते हो कि नहीं? तो भैया अगर लर्निंग में परफेक्शन लाना है तो ऊपर वाले से दुआ करनी है कि हर एक वो क्वेश्चन अभी आए जो मुझे आता नहीं है और नीट में आने वाला है, अभी आए वो। हर एक उसका ऑप्शन आ जाए, जो जो मुझे नहीं आता है वो सब आए, अभी आए। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप इन चीजों के लिए तैयार हो? तो फिर अब इस बीच में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, सर मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे रोना रोना शुरू करते हैं। अब बताओ आप हर एक बच्चे को अलग से ये पूरी कहानी कैसे समझाऊं कि नंबर नहीं आने जरूरी हैं। इस समय आ गए तो सीख नहीं पाओगे,
और वही क्वेश्चन अगर वहां आ गया तो नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन। तो अभी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस बात को हमने आपको ठीक तरह से समझाया है कि इस पूरे प्रिपरेशन के फेज में जो बड़ा क्रूशियल है, और इसमें आप सपोर्ट करो, आपका ग्रेस, आपका कॉन्फिडेंस इस बात से बढ़ना चाहिए कि जो जो नहीं आया था, नहीं आता था मुझे, वो सब आ गया और मैंने सीख लिया, अब ये गलती नहीं करूंगा। अब यहां पर एक और बड़ा लूप होल है, अगर आपकी नजर नहीं गई तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने इस बात के लिए तो आपको मना लिया लॉजिक दे दे के कि गलतियां करना अच्छी बात है ना, ये तो मना लिया आपको कि नंबर कम आए चलेगा, सीखेंगे भरपूर अभी इस महीने, और जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी वहां गलतियां कम होंगी। अभी मैं यही तो बोल रहा हूं, यहां एक बड़ा एक गैप छुपा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी गलत हो जाए और वही क्वेश्चन वहां भी गलत। तो पता चला कि हमने इस पूरे प्रिपरेशन के फेज में न यहां परफेक्ट स्कोर किया ना वहां किया। इससे कैसे बचेंगे? तो पहली चीज, गलतियां खूब हो, जितनी हो सकती हैं। हम जहां जहां कमजोर है सब क्वेश्चन आप दुआ करो ऊपर वाले से, और आप उल्टा उल्टा दुआ करते हो। सही कह रहा हूं? आप उल्टी दुआ पढ़ रहे हो कि हे ईश्वर 720 नहीं 710 ही दे दो, 10 काट लो, 5 और काट लो, 700 तो छुआ दो, एक बार टच करवा दो 700। ऐसी दुआ करते हो आप, और आप नहीं जानते कि आप उल्टा दुआ पढ़ रहे हो। आप ऊपर वाले से कह रहे हो कि हे ईश्वर हमारी जितनी गलतियां हैं सब ढक लो, बताना मत इस एक महीने में। और धृतराष्ट्र बने रहने की कोशिश कर रहे हो कि ना कुछ नहीं होगा, दुर्योधन ही जीतेगा। अरे श्रीकृष्ण जी कह रहे कि मैं ही ईश्वर हूं, कहां हो? वो कह रहे ना दुर्योधन ही जीतेगा, कुछ भी हो। तो और उनको ये नहीं मालूम कि दुर्योधन का दिमाग खराब है। इससे कहीं बेहतर होता है कि शरीर खराब हो। आपने देखा ना, वो व्हील चेयर वाले को याद करो, नाम याद आ रहा है? कहीं बेहतर है, लोग ईश्वर की तरह मानते हैं फिजिक्स में। शरीर खराब है, क्या हुआ? दिमाग तो ठीक है। दुर्योधन का दिमाग खराब है। तो भैया दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। अगर दिमाग ठीक है तो क्लैरिटी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। और क्लैरिटी अगर है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और साफ साफ आपको दिखेगा कि इस समय जब ठीक तरह से 25-27 दिन बचे हैं तो हम ऊपर वाले से सही दुआ मांगे। और सच बताऊं, हमें ये तक नहीं पता कि हम ऊपर वाले से क्या मांगे। अभी जैसे मैं आपसे बोलूं, अभी ईश्वर प्रकट हो जाए, आपसे पूछें बेटा 3 वरदान मांगो, क्या आप इस स्थिति में हो कि वो तीनों वरदान ऐसे मांग लो कि कुछ छूटे ना? नहीं मांग सकते। तो जब सही तरह से यही नहीं मालूम कि हमें चाहिए क्या, उसके लिए क्या चाहिए होगा, तो कैसे मिलेगा? आप इस समय 700 नंबर की दुआ कर रहे हो और इनडायरेक्टली ऊपर वाले से कह रहे हो कि बताना मत मुझे, समय रहते पता नहीं चलना चाहिए मुझे समस्या क्या है। अब ऊपर वाला हंसता होगा कि यार ये सच में ही बच्चा है, कोई बात नहीं, ये बालक है, चलो इसके मंत्री जी इसके 50 गलत करवाओ। तो
भैया आप बच्चे हो, वो गलत नहीं है, उसको मालूम है कि ये बच्चे हैं, ये सही से दुआ भी नहीं मांग पाते और ये अपना भला बुरा नहीं समझ रहे हैं, इनके खूब भर भर के गलत करवाओ। अब उससे लेकिन आप टेंशन मत लो, इस 1 महीने में सही तरह से ऊपर वाले से सही कनेक्ट एस्टेब्लिश करो और आपको मालूम होना चाहिए कि आप ऊपर वाले से क्या मांग रहे हो। समझ आ रहा है? यस सर। तो वहां वो चीजें रिपीट ना हो, आपकी गलतियां, उसके लिए क्या कंपलसरी है? एनालिसिस। तो जितनी अच्छी कर लोगे, खूब मान लो भर भर के गलत हो रहे हैं, तो अब हमारे इतने देर के लेक्चर का मैं सोच रहा हूं कि ये इंपैक्ट है कि बच्चे कुछ हद तक माने हैं कि ठीक है गलत हो जाने दो, थोड़े थोड़े, भर भर के ना हो, मतलब अभी भी पूरी बात मानो, थोड़ा नहीं चलेगा, पूरा भर भर के होने चाहिए, सब गलतियां निकल के आनी चाहिए अगर परफेक्शनिस्ट बनना है। तो अब सुनो, आप पेपर हो जाने के बाद बड़ी ईमानदारी से उसकी एनालिसिस करो। जितनी शानदार आपकी एनालिसिस होगी उतनी क्लैरिटी से आपको आपके वो एरिया दिखेंगे जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और जितनी ब्यूटीफुली आप अपनी मिस्टेक्स को पेपर पे देख पाओगे उतनी कैपेबिलिटी से आप हर मिस्टेक को इंप्रूव करने की प्लानिंग कर पाओगे और इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट से पहले उस हर एक पॉइंट को अगर बढ़िया से रगड़ा ना जाए, उस पे 3, 4, 5 सवाल नहीं किए जाए, तो उस पॉइंट की बढ़िया प्रिपरेशन नहीं की है आपने। ऊपर वाले ने आपको हिंट दिया, फिर भी आप उस हिंट को पहचान नहीं पाए। हर गलत हुआ क्वेश्चन ऊपर वाले का दिया हुआ हिंट है आपके लिए कि भैया ये पकड़ो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करो, पेपर पे लिखो कि मुझे ये ठीक करना है, और अगर उसकी सही तरह से आपने मरम्मत नहीं की तो वो चीज फिर अटैक करेगी आप पर और वो फिर रिपीट होगी गलती। उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन आएगा, आप फिर गलत करोगे। तो कोई भी आप में से कोई भी ऐसा ना करे कि पेपर हो गया है और आपने बढ़िया तरह से एनालिसिस नहीं बनाई। हर पेपर के बाद पेपर तीनों एनालिसिस आपको समझाई जा चुकी हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। कहीं कोई कंफ्यूजन है अभी मैं फिर आपको समझा देता हूं अलग से, लेकिन प्लीज हर पेपर के बाद एनालिसिस जरूर बनाएं। आपको हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में इन डेप्थ ये नॉलेज होना चाहिए कि कहां प्रिपरेशन और करनी है। आपको क्लैरिटी से मालूम होना चाहिए कि मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पॉलन ग्रेन में भी एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, मुझे केवल जनरेटिव सेल में प्रॉब्लम आती है। बस केवल वही भूल जाता हूं कि कौन कहां फ्लोट करता है, किसका साइज क्या है, क्या शेप है, कहां वो डिवाइड करती है, स्टिग्मा पर करती है या अंदर ही घर से करके निकलती है। बस तो ये बहुत पिन पॉइंटेड प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए आपको, बहुत इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए कि समस्या हो कहां रही है। और जितनी अच्छी तरह से आप पेपर पे ये काम कर लोगे उतनी बढ़िया तरह से आप उसको प्रिपेयर करोगे, उसको रिवाइज करोगे, और इसी पर डिपेंड करेगा कि कहीं वो समस्या दोबारा तो नहीं होने जा रही है आपको। नहीं तो अब आप सोचो, कोई क्वेश्चन आज गलत हुआ और उसी से रिलेटेड फिर गलत हुआ, तो ये चीज एक अच्छे बच्चे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। मिस्टेक आप खूब करो,
इस 1 महीने में जो समय बचा हुआ है, आप प्लीज ये कोशिश करो कि जितनी मिस्टेक है सब कर लो, यहीं कर लो, नीट में नहीं करनी। और अगर नीट में नहीं करनी तो जरूरी है कि यहीं कर लें, और यहीं कर लें और उसको ठीक ना करें, फिर फायदा नहीं निकला। तो प्लीज मिस्टेक भी खूब करो, उसको एनालाइज बहुत अच्छी तरह से करो, और उसकी प्रिपरेशन सबसे जरूरी एस्पेक्ट है कि हम अगले टेस्ट में जाने से पहले उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर लें। और सोचो, आप हर टेस्ट में अगर यही करोगे आप कि टेस्ट दिया, एनालिसिस करी, डिमेरिट्स निकल के आई, हमने इंप्रूव किया बैठ के, और फिर अगला टेस्ट दिया, आप बहुत तेजी से इंप्रूव करोगे, बहुत तेजी से। जहां तक टेस्ट पेपर्स का सवाल है, मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि आप एक दिन में 3 पेपर बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि 3 पेपर आप अगर दे दोगे तो पेपर में ही सारा समय चला जाएगा। यह बहुत जरूरी है कि पेपर के थ्रू आप प्रिपेयर करो। ब्लाइंड प्रिपरेशन नहीं करते अच्छे बच्चे। ब्लाइंड प्रिपरेशन का एक दौर होता है, फेज 1, फेज 2, लेकिन ये जो लास्ट फेज है ये ब्लाइंड प्रिपरेशन का नहीं है, ये टारगेटेड प्रिपरेशन का है। टारगेटेड प्रिपरेशन मींस जहां जरूरत है वहां एनर्जी जरूर लगनी चाहिए। शुरू में हम ब्लाइंड प्रिपरेशन करते, हम शुरुआत करते हैं फ्लावर से और जाके पॉली एम्ब्रियोनी पे खत्म करते हैं, सब पढ़ते हैं। वो थ्योरी प्रिपरेशन का तरीका है, ब्लाइंड प्रिपरेशन। लेकिन लास्ट फेज टारगेटेड प्रिपरेशन, कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि जिस बच्चे को जो सहायता चाहिए हम वो दें। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन। हम लोग किस बात पर कोशिश करते रहते हैं? सफल नहीं हो पाते, कुछ हद तक सफल हो पाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कोशिश करते हैं? कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन। इस बच्चे की समस्या कुछ और होगी, इस बच्चे की समस्या कुछ और होगी, तो हम अलग अलग बच्चों की समस्याओं को समझें, तभी तो हम उसको अलग तरह से प्रिपेयर करा पाएंगे। तो जो हमारे लेवल पे रिक्वायर्ड है वो आपके लेवल पे भी रिक्वायर्ड है। आपको भी कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन करनी है, मतलब टारगेटेड प्रिपरेशन करनी है। आपको यह बहुत जरूरी है इस समय कि आपका यह जानना कि क्वेश्चन कहां से गलत हो रहे हैं, एग्जाइन से गलत हो रहे हैं, इंटाइन से गलत हो रहे हैं। टारगेटेड प्रिपरेशन, कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज करते रह जाएं और पूरा चैप्टर आपका प्रिपेयर था, एक ही लाइन थी जो बार बार आपको दुख देती है। तो ब्लाइंड प्रिपरेशन का समय नहीं है ये, और बहुत अच्छे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हां, उन चैप्टर्स में आप ब्लाइंड प्रिपरेशन करो जो पूरे के पूरे चैप्टर वीक हैं, लेकिन उसमें भी पूरा सब्जेक्ट नहीं। जो चैप्टर्स आपके कमजोर हैं उन चैप्टर्स में एक बार ब्लाइंड प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिनिशिंग, परफेक्ट फिनिशिंग कब मानी जाएगी? जब आप टारगेटेड प्रिपरेशन करोगे कम से कम 30 बार, 30 टाइम्स, और आराम से आप 30 टेस्ट से ज्यादा ही दोगे। आप अभी 30 से तो ज्यादा ही देने वाले हो। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ब्लाइंड प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल उन्हीं चैप्टर्स की जिन चैप्टर्स के बारे में आपको लगता है कि ये वो चैप्टर हैं जो हो सकता है कि मुझे धोखा दे लास्ट मोमेंट पे, उनकी करो ब्लाइंड प्रिपरेशन। लेकिन बाकी सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? टारगेटेड प्रिपरेशन। और टारगेटेड प्रिपरेशन तभी की जा सकती है जब आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो कि टारगेट क्या है। टारगेट आपको कौन बना के देगा? एनालिसिस। तो एनालिसिस नहीं भूले। सबसे पहली बात तो गलतियां करना ना भूलें, खूब गलतियां करो। और एक चीज और बताएं, जरूरी बिल्कुल नहीं है ये कि इस समय तुम 700 नंबर लाओ, ये जरूरी है कि नीट में बेस्ट परफॉर्म करो।
और तब तक अपने हर कॉम्पिटिटर को कंफ्यूजन में रखो। जब खूब जरूरत पड़ेगी आपको मेरी इस सजेशन की, अपने हर कॉम्पिटिटर को कंफ्यूजन में रखो। बहुत एनर्जी नहीं लगाओ उस बात पे, लेकिन यह बात समझो कि यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटर कंफ्यूज ही रहना अच्छा लगता है। समझ आ रहा है आपको? कभी भी कॉम्पिटिटर को यह मत बताओ कि आप बहुत ताकतवर। सारी एनर्जी, सारी ताकत प्रिपरेशन पे लगाओ। आने वाली समस्याओं को विजुअलाइज करो, अकेले बैठ के लिखो, हर आने वाली समस्या की तैयारी करो, क्योंकि अभी तैयारी का फेज है। एक बार बेल लग गई, नीट शुरू हो गया, बेल लग गई, फिर तैयारी नहीं, केवल युद्ध होगा। और जब युद्ध होता है तो तैयारी नहीं होती। तो और हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे बच्चे बीच बीच में सोचते हैं कि युद्ध लड़ लेते हैं, आ ही जाए। ये युद्ध की तैयारी है, मत भूलो आप। ये प्रॉपर युद्ध नहीं है। आप इस युद्ध में बहुत बढ़िया विजेता की तरह लड़ो, उसके लिए जरूरी है कि तैयारी करो। और तैयारी में मैंने कहा ना, तैयारी सभी कर रहे हैं। 20 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं यार कि आप उन बच्चों की तैयारी करो जैसे टॉप के 50 या टॉप के 100 बच्चे तैयारी करते हैं। भले ही उसका प्रतिफल ना मिले, आउटकम उस प्रोपोर्शन में ना मिले, लेकिन प्रिपरेशन में कोई कोर कसर नहीं छूटनी चाहिए। प्रिपरेशन प्योर विद बुद्धि का विषय है। हर नर्व का इस्तेमाल करो आप अपनी प्रिपरेशन को, खूब गरिमा दो, जितनी ऊंचाई दे सकते हो। हमें आउटकम मिलता है, कई बार आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, ऊपर वाले की प्लानिंग के अकॉर्डिंग मिलता है। और आपको ऊपर वाले को वैल्यू देनी चाहिए। आप प्रिपरेशन पर फोकस करो। और प्रिपरेशन बहुत बड़ा शब्द है बच्चों। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम जीवन में अपना ज्यादातर समय प्रिपरेशन के ही फेज में रहने वाले हैं। आपको लगता है कि जब जिस दिन डिस्प्ले में आएगा कि सिलेक्टेड इन ये रैंक, ये कॉलेज, उस दिन जीवन में सबसे ज्यादा आनंद होगा। ये सारे आनंद क्षणिक हैं। पहली बार देखोगे तो बहुत ज्यादा होगा, फिर 1 घंटा हो जाएगा, फिर 1 दिन हो जाएगा, फिर 1 महीना हो जाएगा, और उस आनंद को आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। गिरता चला जाएगा उसकी फील, और 2 महीने बाद वो कोई एक्साइटमेंट नहीं देगा आपको। आपको लगेगा ये तो सब होते ही हैं, इसमें क्या है, मैं हो गया कौन सी बड़ी बात। बात तो तब है जब ये टारगेट पूरा हो। एक नया टारगेट हल्का हल्का सा शेप लेना शुरू कर देगा 1 ही महीने बाद, और फिर आप शुरू हो जाओगे। क्या पता वो कितने लंबे समय तक चले संघर्ष, वो पूरा होगा, एक नया फ्रेम हो जाएगा। भैया पूरे जीवन भर, मैं 42 साल का हो गया हूं सर, हमारे सबके एज सेम एज ग्रुप के ही हैं, अभी तक कोई टारगेट ऐसा नहीं मिला जो हमें पूरी लाइफ भर सुख दे सके। कोई ऐसा टारगेट होता ही नहीं है। हम लोग हमेशा जीवन के ज्यादातर समय प्रिपरेशन में ही गुजारते हैं। और एक बढ़िया जीवन को जो समझता है बच्चा, धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए यह जरूरी है ये बात भी जानना कि लाइफ का मेजर टाइम हम लोग प्रिपरेशन में गुजारने वाले हैं। तो आपको प्रिपरेशन के इस दौर को सच्चाई मान के चलना चाहिए कि जिस दौर में हम ज्यादातर रहने वाले हैं उसको मस्त बनाना चाहिए।
उसको रिलैक्स वे में लेना है, कूल रहना है। और आईक्यू जेनेटिक होता है, आईक्यू जेनेटिक होता है। आईक्यू पर हम चाह कर भी ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस और एडवर्सिटी कोसेंट पे हम काम कर सकते, वो हमारे हाथ में। इंटेलिजेंस कोसेंट पर हम ज्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिक है, लेकिन इमोशनल और एडवर्सिटी कोसेंट ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पे हम खूब काम कर सकते हैं। इमोशनली हम खुद को बैलेंस में रख सकते हैं, ये हमारे हाथ में। एडवर्सिटी कोसेंट, आप मुसीबतों से कितनी शानदार तरीके से बाहर आते, ये है एडवर्सिटी कोसेंट। और भैया दिमाग तो वही शानदार है जो लगातार इस बात पे लगा रहे कि हम अपने EQ इमोशनल कोशेंट और AQ एडवर्सिटी कोशेंट को और बढ़िया कैसे करें, क्योंकि IQ हमारे हाथ में है नहीं। मैं बात को खत्म करता हूं और आप तो डरते हो नहीं, देखो सच्चाई ये है ना, ये अच्छी बात है। लेकिन हम आपको समझाने के बहाने, सच्चाई ये है कि हम खुद को समझाते हैं कि शांत हो जा, बच्चे अच्छे हैं, सब ठीक कर लेंगे। तो अभी हो सकता है हम लोग 1 2 बार 3 बार बीच में और भी मिले। आप लोग मस्त रहो और रिलैक्स रहो। इमोशनल कोशेंट और एडवर्सिटी कोशेंट, ये दोनों हमारे हाथ में है, इन पर खूब काम करो। इमोशनल स्टेबिलिटी अपनी ही नहीं, अपना दोस्त अगर आसपास बैठा है तो उसकी भी। इमोशनल बढ़िया मेंटेन करो बैलेंस। और एडवर्सिटी कोशेंट, एडवर्सिटी कोई है नहीं, लेकिन वो कई बार हम मान लेते हैं कि एडवर्सिटी है। नंबर नहीं आए तो ये एडवर्सिटी है। अचानक से 170 180 चल रहे थे, अचानक से 135 आ गए, तो इनको लगता है एडवर्सिटी है ये। तो एडवर्सिटी नहीं है, ये ज्यादा सीखने का मौका दे दिया ईश्वर ने आपको। तो इंटेलिजेंट वही है जो इस बीच के फेज में साबित करके दिखाए कि उसका EQ और उसका AQ भी शानदार है। सो थैंक यू वेरी मच। और आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। महेंद्र सबसे उसमें है, जल्दी में, बोला कुछ नहीं पूछना, मेरी जान छोड़ो। महेंद्र का वो अप्रोच है जो एक्चुअली अब जो चाहिए ना, वो महेंद्र ने डे 1 से मेंटेन किया, हमेशा से ही मस्त रहा भाई। अब देखो, अब मुझे बोलना पड़ रहा है कि हर बच्चे को तेरे जैसा होना चाहिए, उतना ही रिलैक्स। ये बैठा है, 12th का है। और जो भी ड्रॉपर्स इसमें बैठे हुए हैं, जो भी रिपीटर्स हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है कि रिलैक्स होके टीचर्स के टच में रहो ज्यादा, क्योंकि 12th वाले कंपैरेटिवली NCERT को प्लस टीचर्स की बात को ज्यादा वेटेज देते हैं और दिल से देते हैं 12th वाले। यही वजह है कि टॉप 100 में जनरली 12th अपीयरिंग ही होते। तो आप भले ही 1 2 साल इनसे सीनियर हो, लेकिन हमारे लिए तो उतने ही छोटे बच्चे हो। तो समझ आ रहा है वो टॉप 100 में क्यों होते हैं हमेशा? 2 चीजों पर वो दिल से ज्यादा फेथ करते हैं, NCERT पर भी और अपने गाइड पर भी। और 1 2 साल बड़े होने की वजह से वो जो आप सीख जाते हो ना दुनियादारी, उसी में गड़बड़ हो जाती। तो वो प्लीज ठीक करो अपना
बाकी सब ठीक चल रहा है, कहीं पर कोई लगे आपको तो प्लीज अपने टीचर से फटाफट बात करना। बिना डिसिप्लिन के कोई ईक्यू नहीं है, समझ रहे हो? इमोशनल बैलेंस मैंने कहा ना बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब फिर वही बात कि वेटेज नहीं दे रहे हो आप, वेटेज दो आप बात को। और हमारे बोलने का मतलब ही क्या है अगर फॉलो ना? हम लोग कोई लीडर थोड़ा ना है भाषण दे रहे हैं। हम अपने बच्चों पर इनफाइनाइट फेथ करते हैं। चाणक्य ने सारी प्लानिंग कर दी धनानंद को मारने की, सारी प्लानिंग, और उसकी प्लानिंग में सारे उसके स्टूडेंट ही तो थे। टीचर अपने स्टूडेंट पर कभी भी अविश्वास नहीं करता, सपने में भी नहीं सोचता कि कोई बच्चा धोखा देगा। और पहली बार जब पहला युद्ध हुआ उसमें फेल हो गए थे चाणक्य, उनके एक स्टूडेंट ने धोखा दिया राजा ने। वो राजा था इसलिए धोखा दिया, बाकी जो छोटे छोटे थे किसी ने धोखा नहीं दिया था। एक राजा था पड़ोस का, उसने धोखा दे दिया। और जब धोखा दे दिया तो वो चाणक्य जो दुनिया भर का ज्ञान देते थे, कई महीनों के लिए कोमा में चले गए थे, क्योंकि वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाए कि दुश्मन ठीक है हमें धोखा दे सकता है, हमारा अपना बच्चा हमें धोखा कैसे दे सकता है। चंद्रगुप्त वगैरह मतलब अपनी जान बचाएं या गुरुजी को लादे लादे घूमे, क्योंकि इतना तेज तर्रार, मतलब युगों युगों में ऐसे पैदा होते हैं लोग। वो बंदा बहुत कई दिनों के लिए कोमा में चला गया था। सिर्फ इस एक बात से वो इतना आहत हो गए कि यार हमारा स्टूडेंट हमें धोखा कैसे दे सकता है। वो उनका दिल ये स्वीकार ही नहीं कर पाया, तो वो खड़े खड़े ही सो गए। तो वो तो खैर एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम कभी एग्जिस्ट नहीं करता, चीजें कंटिन्यूम में ही होती हैं। एक्सट्रीमली ना पॉजिटिव कोई चीज परफेक्ट होती है, ना प्योर नेगेटिव होती है, हर चीज बीच में ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी प्लीज इग्नोर मत करो बातों को। हाँ, आपका वेलकम है। अगर आपका कोई थॉट ऐसा है जिससे आपको ये लगे कि हमारे थॉट से भी ज्यादा प्रोडक्टिव है वो, तो आपको वो डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो आफ्टर ऑल वही चाहते हैं जो आप चाहते हो। हम कुछ अलग थोड़ा ना चाहते हैं। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस और ज्यादा धारदार है तो आप डिस्कस करो। हो सकता है कि आपके परिप्रेक्ष्य में कोई चीज ज्यादा प्रोडक्टिव हो, तो मोस्ट वेलकम, हम तो चाहेंगे, लेकिन अपने आप अप्लाई नहीं करना है, टीचर से डिस्कस करो। और अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो फिर टीचर की बात मानो, है कि नहीं? तो एनालिसिस से कोई कंप्रोमाइज मत करो। और ये अच्छी बात नहीं है, मतलब अपने सर्वश्रेष्ठ जो धनुर्धर होते हैं उनको थप्पड़ थोड़ा ना मारे जाते हैं, इधर आ चिड़िया देख, बाण चला, एक दिया थप्पड़। अर्जुन के साथ ऐसे बिहेवियर थोड़ा ना होता है। और जिनके साथ ऐसा बिहेवियर होता है वो अर्जुन नहीं होते। तो अगर इस तरह की आवश्यकता है तो फिर हमने बच्चे गलत छांटे, वहां पे गलती हुई। और अगर बच्चे सही छांटे तो गलती नहीं हो रही होगी, हम लोगों में समझने में कोई गलती होगी।